आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ, जिसमें हम लोग देखने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। तो एक इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कैसे हम लोग निकाल सकते हैं बाय यूजिंग बायोट-सावर्ट्स लॉ, आज के वीडियो में हम लोगों को ये देखना है। चूंकि ये एप्लीकेशन है बायोट-सावर्ट्स लॉ का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बायोट-सावर्ट्स लॉ की जो वीडियो है पहले आप उसको देखें, देन आफ्टर अगर उसकी एप्लीकेशन को देखेंगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। तो बहुत सारी चीजें जो है, जो हेडिंग्स होते हैं उसी में ऑलमोस्ट सारी बातें छिपी हुई रहती हैं, तो उसको जो है हम लोगों को ढूंढना है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है किसकी वजह से, तो ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। तो सबसे पहले जो डायग्राम होगा उसमें हम लोग क्या बनाएंगे, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। तो आप यहां पे देखो, ये जो XY है ये क्या है, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। कहने का मतलब है कि एक ऐसा कंडक्टर जो करंट कैरी कर रहा हो, राइट? क्योंकि जब तक वो करंट कैरी नहीं करेगा तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं करेगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप ही नहीं किया तो आप निकालोगे क्या, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक करंट कैरिंग कंडक्टर बनाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि whenever an electric current passing through a conductor, a magnetic field developed around it, right? तो यहां पे देखिए, XY is an infinitely long current carrying straight wire through which electric current I passes along the given direction, and इसकी जो मिड पॉइंट है, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी मिड पॉइंट को हम लोग O कंसीडर कर रहे हैं। अब यहां पे देखिए, O से A डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां पे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है ये फाइंड आउट करनी है। सो P इज ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस A फ्रॉम O वेयर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज टू बी डिटरमाइंड। P एक पॉइंट है, O से एक डिस्टेंस पर अवस्थित है, और इसी पॉइंट पे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है। आपने बायोट-सावर्ट्स लॉ में देखा है कि एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से हम लोग कितना मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है वो पाते हैं। तो ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसका एक छोटा सा पार्ट हम लोग कंसीडर करते हैं CD, इसी को हम लोग बोलते हैं करंट एलिमेंट। दैट मीन्स ए पार्ट ऑफ द कंडक्टर कैरिंग करंट। तो ये कंडक्टर जो करंट कैरी कर रहा है उसका एक छोटा सा पार्ट जो है उसी को हम लोग बोलते हैं करंट एलिमेंट। ये जो करंट एलिमेंट है इसका लेंथ को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, कितना है, DL है। अभी ये C को आप इस तरह से P से मिला दीजिए। ये जो करंट एलिमेंट है वो P से कितना डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर है। देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, ये D को भी हम लोग इस तरह से P से मिला देंगे। अभी आप देखो यहां पर क्या है, ये जो एंगल बन रहा है ये हो गया हम लोगों का फाई। ये छोटा सा एंगल जो है ये एंगल कितना बन रहा है, D5। ध्यान देंगे यहां पर जो एंगल बन रहा है CPO, ये CPO जो है वो फाई है, और ऊपर में जो है एक छोटा सा एंगल जो बन रहा है वो कितना है, D5 है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस P को X से भी मिला दें, Y से भी जो है इस तरह से हम लोग P को मिला देते हैं। ऊपर में जो एंगल बन रहा है ये वाली पूरी, इसको हम लोग मानते हैं कि ये φ1 है, और नीचे वाला जो एंगल है सपोज करिए कितना है, φ2 है। ये आपका φ1 है, नीचे वाला φ2 है। C से CE एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉन करते हैं, किस पर, तो ऑन PD। तो ये हम लोगों का एक परपेंडिकुलर ड्रॉन हमने किया। यहां पे जो एंगल बन रहा है CDE या CDP जो है, ठीक है, इसको हम लोग मान देते हैं एंगल थीटा है। ये हो गया डायग्राम। फिजिक्स में डायग्राम जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो बाकी सारी चीजें जो है बहुत आसानी से समझ सकते हैं, और इनफैक्ट आपको कुछ याद करने की भी जरूरत नहीं होती है। सारे के सारे स्टेप्स जो हैं, जो हम लोगों को याद रखना है, ध्यान में रखना है, वो सारे स्टेप्स जो है हम लोगों को इसी डायग्राम से मिल जाता है। तो हमेशा जो है फिजिक्स में अगर कोई डेरिवेशन लंबा है तो लंबे उसके लेंथ को देख के, उसकी लंबाई को देख के जो है आप डर जाते हो, डरने की
जो आपकी मानसिकता है, ठीक है, उसको जितना जल्दी आप छोड़ दें उतना बेटर है। आपको सिर्फ कुछ स्टेप्स याद रखते हैं, कुछ स्टेप्स, ठीक है, और वो सारे के सारे स्टेप्स जो है इसी डायग्राम के जरिए जो है आप पाते हो। किस तरह से पाओगे ये हम लोग ये पूरा एक्सप्रेशन कंप्लीट करने के बाद देखेंगे, राइट, कि कैसे हम लोग कुछ मिनट में हम लोग आसानी से पूरे के पूरे एक्सप्रेशंस को याद कर पाएंगे। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या था? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। तो आप देखो यहाँ पर XY क्या है? तो XY इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट I passes along the given direction। XY क्या है? एक कंडक्टर है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट I पास कर रहा है और उसका मिड पॉइंट क्या है? O है। P is a point at a distance A from O where magnetic field induction is to be determined। ये जो मिड पॉइंट है उससे A डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहां पे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। इस करंट कैरिंग कंडक्टर का एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा एलिमेंट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं CD। तो CD क्या है? एक करंट एलिमेंट है। इस करंट एलिमेंट की लेंथ कितनी है? DL है। अभी यहां पे देखो C से P को मिला दिया। अभी यहां पे जो एंगल बन रहा है CPO वह कितना है? फाई है। CPD जो है वह कितना है? D मान लिया है। C से CE जो है हम लोग क्या कर रहे हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉन कर रहे हैं। यहाँ पर जो एंगल है CDE या फिर CDP उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? थीटा बोल रहे हैं। ये जो पूरा ऊपर वाला एंगल है YPO ये आपका φ1 है और OPX जो है, ठीक है, ये हम लोगों का φ2 है। तो दैट इज ऑल अबाउट डायग्राम। अब शुरुआत कहां से करते हैं? क्योंकि एप्लीकेशन है बायोट-सेवर्ट्स लॉ का, तो बायोट-सेवर्ट्स लॉ को तो आपको यूज करना ही है। तो बायोट-सेवर्ट्स लॉ क्या बताता है? एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है वह कितनी होती है, वहीं से स्टार्ट की है। तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट्स लॉ, बायोट-सेवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है हम लोग क्या जानते हैं? डीवी की वैल्यू जो है ये बताती है कि इस करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है P पॉइंट पे कितना होगा। और dV इज इक्वल टू कितना होता है? तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू IDL साइन थीटा, IDL साइन थीटा बाई R स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो बायोट-सेवर्ट्स लॉ क्या है? आप जानते हो कि dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाई R स्क्वायर होता है। ये तो आपको मेमोराइज ही है ना, उसको अलग से तो याद करने की जरूरत नहीं है, वो आपको हमेशा याद होना चाहिए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब देखिए यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले जो है हम लोग इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखते हैं। ये पहला जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं। यहां पर जो है ये दूसरा ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसको हम लोग यहां पर यूज करेंगे। ये होगा सेकंड में, और थर्ड में हम लोग इसको यूज करेंगे। पहला फोकस क्या होगा कि CE का वैल्यू जो है हम लोगों को निकालना है इस ट्राइंगल से भी, और जो सेकंड हमने लिखा है उस ट्राइंगल से भी। तो सबसे पहले देखिए फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है? CDE। तो यहां पे देखिए CDE जो है राइट एंगल ट्राइंगल, यहां से अगर हम लोग साइन थीटा का वैल्यू लेते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है? तो CE डिवाइडेड बाई DL हो जाएगा। इस तरह से अगर देखा जाए तो CE इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का DL साइन थीटा, एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 2, है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई H होगा, थीटा के सामने वाला P, 90 के सामने वाला H, तो साइन थीटा इज इक्वल टू CE डिवाइडेड बाई DL, और इस तरह से CE का वैल्यू जो है हम लोगों का क्या निकल रहा है? DL साइन थीटा। अब देखिए एंड फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल जो है लेने की बात हो रही है? आप देख लो यहां पर सेकंड नंबर लिखा हुआ है, तो CEP, ठीक है, मान लिया जाए CEP जो है आप इसको ले रहे हो, CEP को ले रहे हो। तो यहां पर देखिए क्या करेंगे, साइन D का जो वैल्यू है, साइन D, तो D के सामने क्या है? CE है, डिवाइडेड बाय 90 के सामने क्या है? R है, राइट। तो यहां पर जो D टर्म हम लोग यूज करते हैं किस लिए? स्मॉल एंगल्स के लिए, छोटे एंगल्स के लिए। तो साइन
डी फाई जो है, ठीक है, उसकी वैल्यू जो है डी फाई के बराबर होगी फॉर स्मॉल एंगल, इसीलिए साइन डी फाई जो है, ठीक है, इसको हम लोग सिर्फ डी फाई लिखेंगे, तो डी फाई इज इक्वल टू सीई बटा आर हो जाएगा। और इस तरह से अगर आप देखो तो सीई का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर डी फाई, और ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर c का वैल्यू डीएल साइन थीटा है, यहाँ c का वैल्यू आर डी फाई है। कहने का मतलब है कि डीएल साइन थीटा जो है वो कितने के बराबर है, आर डी फाई के बराबर है। तो कंपेयरिंग इक्वेशन, अगर हम लोग कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी गेट, अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो आप देखिए डीएल साइन थीटा किसके बराबर है, आर डी फाई का। तो यहां पर आसानी से हम लोग लिख सकते हैं कि डीएल साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, आर डी फाई। ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 4। अब इसकी वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर सकते हैं, किसके जगह में, तो आप देखिए डीएल साइन थीटा के जगह में। तो इस तरह से हेंस इक्वेशन 1 बिकम्स, इस तरह से अगर देखा जाए तो इक्वेशन 1 क्या हो गया, तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई, डीएल साइन थीटा के जगह में हम लोग लिखेंगे आर डी फाई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, एक आर कैंसल आउट हो गया, तो इस तरह से dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू आई डी फाई डिवाइडेड बाई हम लोगों का आर। कितना लंबा हो गया एक्सप्रेशन। अगर आप देखो तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन dB का वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, छोटा करना चाहते हो, याद रखो डीएल साइन थीटा का वैल्यू आर डी फाई के बराबर होता है, ये पूरा प्रोसेस ही खत्म। डीएल साइन थीटा इज इक्वल टू आर डी फाई रखेंगे, आर को काट देंगे, आ गया, दो ही इक्वेशन में यहां तक पहुंच सकते हैं। इसलिए छोटा करना जो है वो बहुत ही आसान होता है, राइट। अब देखिए तीसरा जो है, अगर हम लोग देखें इस राइट एंगल ट्रायंगल, अभी इस राइट एंगल ट्रायंगल जो है इसमें हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे 1 बाई आर का जो वैल्यू है उसको निकालना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, तो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा लेना है, सीओपी, सीओपी। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है सीओपी, इसमें अगर कोस फाई का वैल्यू लिया जाए तो कोस फाई का वैल्यू जो है वो क्या होगा, बी बाई एच। तो यहां पर हम लोग क्या लेंगे, ए बट्टा आर, और इस तरह से 1 बाई आर का जो वैल्यू है ये हो गया हम लोगों का कोस फाई बट्टा ए, ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 6। तो इक्वेशन 5 में जो आप देख रहे हो यहाँ पर 1 बाई आर है, उसके जगह में हम लोग कोस फाई बट्टा ए को रखेंगे। हेंस इक्वेशन 5 बिकम्स, इक्वेशन 5 क्या हो जाता है, तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई है, ठीक है। अभी यहां पर देखो 1 बाई आर को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, किससे, तो कोस फाई बट्टा ए से, बचा हुआ क्या है, तो डी फाई। ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 6। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हम लोगों को निकला किसकी वजह से, तो ड्यू टू करंट एलिमेंट। लेकिन हम लोगों को निकालना किसकी वजह से है, तो ड्यू टू होल करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। तो इस होल करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है तो आपको -φ2 से +φ1 तक जो है आपको इक्वेशन नंबर 7 जो आप देख रहे हैं उसको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। तो सिर्फ इंटीग्रेशन अगर आप कर देते हो -φ2 से लेकर +φ1 तक, तो हम लोगों को फाइनल वैल्यू b का मिल जाता है। तो यहां पर देखेंगे इक्वेशन नंबर 7 को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकल जाएगा ड्यू टू होल करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। तो होल के लिए जब बोले तो सिर्फ b लिखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे -φ2 से +φ1 तक, किसको करेंगे, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई कोस फाई बटा ए इंटू डी फाई। अभी आप यहां पर देखो b इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख रहे हैं, तो यहां पर डी फाई है, फाई जो है वो फंक्शन है, तो कोस फाई को अंदर रखना, उसी का इंटीग्रेशन होगा, बाकी को एज ए कांस्टेंट हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो यहां पर देखिए b इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बट्टा ए, इंटीग्रेशन करना है -φ2 से +φ1 तक, किसको करना है, कोस फाई डी फाई को। अभी ये जो कोस फाई डी फाई है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन फाई होता है, इसीलिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बटा ए, यहां पर हम लोग लिखेंगे साइन फाई,
यहाँ हो जाएगा -φ2, यहाँ हो गया +φ1। अभी आप देखो B इज इक्वल टू μ0/4π इंटू I बट्टा A। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर sin φ1 रखेंगे, बीच में माइनस होता है, बट यहाँ पर -φ2 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस और यहाँ पर हो जाएगा sin φ2। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 8। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B का वैल्यू कितना आया, μ0/4π I बट्टा A sin φ1 प्लस sin φ2। लेकिन हम लोग देख रहे हैं ये जो कंडक्टर है वो तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, और अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की वजह से देखेंगे ये जितना बड़ा होता चला जाएगा, आप देखेंगे φ1 जो है और φ2 लगभग स्ट्रेट होता जाएगा। तो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए φ1 की वैल्यू भी 90 डिग्री और φ2 की वैल्यू भी 90 डिग्री लेनी है। तो फॉर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये जो कंडक्टर है अगर उसकी इनफाइनाइट लेंथ लेंगे तो φ1 का वैल्यू φ2 का वैल्यू ये लगभग 90 डिग्री के बराबर होगा। इसीलिए B इज इक्वल टू μ0/4π इंटू I बट्टा A, यहां हो जाएगा sin 90 डिग्री प्लस sin 90 डिग्री। इस तरह से देखा जाए तो B इज इक्वल टू हो गया μ0/4π इंटू sin 90 डिग्री का वैल्यू 1 प्लस 1, दो बार है 1 प्लस 1 2, तो μ0/4π इंटू 2I बट्टा A हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की वजह से B का वैल्यू कितना होता है, μ0/4π इंटू 2I बट्टा A। μ0/4π की वैल्यू कितनी होती है, तो 10⁻⁻⁷, तो B का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁷ इंटू I बट्टा A। तो सिर्फ करंट का वैल्यू मालूम हो और A का वैल्यू, ठीक है, याद रखेंगे कि यहाँ पर A क्या है, तो जो कंडक्टर है उससे कितना डिस्टेंस पर आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू निकालनी है। अभी देखो, एक कप चाय है, उसको खत्म करने में जितना समय लगेगा, ठीक है, उतना समय में जो है पूरा का पूरा डेरिवेशन आप याद कर पाओ। आपको सिर्फ क्या याद रखना है, हेडिंग। बायोट-सवार्ट्स लॉ का हेडिंग क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। एक लंबा सा कंडक्टर बना दिया XY, मिड पॉइंट O है, उससे A डिस्टेंस पे P पॉइंट है। एक छोटा सा करंट एलिमेंट है CD, है ना, जिसका लेंथ DL है, P से मिलाइए, D से मिलाइए, यहाँ एंगल फाई, ये D फाई, ये X से मिलाइए, Y से मिलाइए, ऊपर वाला φ1, नीचे वाला φ2, C से C परपेंडिकुलर डालिए, ठीक है, ये आपका थीटा। फर्स्ट स्टेप में क्या, अकॉर्डिंग टू बायोट-सवार्ट्स लॉ का वैल्यू लिख दिया, 1 और 2 जो ट्राइंगल है, इससे C का वैल्यू निकालिए, इससे भी C का वैल्यू निकालिए। उससे फायदा क्या होगा कि DL sin थीटा का वैल्यू R d फाई होता है, वो मिल जाएगा, उसको इक्वेशन 1 में रख के सीधा इक्वेशन 5 तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, इक्वेशन 5 में जो 1/r है, ठीक है, उसके लिए हम लोगों को ये जो थर्ड वाला ट्राइंगल होगा COP, उसकी सहायता से cos फाई का वैल्यू लेंगे। तो cos फाई का वैल्यू जो है, ठीक है, वो कितना हो रहा है, तो A बट्टा R हो रहा है। cos फाई का वैल्यू कितना हो जा रहा है, तो A बट्टा R, यहां से 1/r का वैल्यू निकालेंगे, पुट करेंगे और -φ2 से +φ1 तक इंटीग्रेट करेंगे, हम लोगों को टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकल जाएगा। किसकी वजह से, तो ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। ये वीडियो कैसा लगा, ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।